हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित गर्ग। योगेश दिवाकर के साथ में मैं आपके सामने, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फोरकास्ट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेशन, टेक्निकल सैंक्शन, बिड प्रिपरेशन, टेंडरिंग प्रोसेस एंड अवार्ड ऑफ वर्क के बारे में पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं श्री नवनीत कुमार जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी डिवीजन भीम, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद को हाईली थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे समय समय पर इसके लिए मोटिवेशन सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करके इसने मुझे काफ़ी असिस्टेंस प्रोवाइड की है। इस प्रेजेंटेशन में, वीडियो में हम ये देखेंगे कि फोरकास्ट एस्टिमेट यानी बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट में जो भी काम होता है उसमें उस वर्क के इनिशिएट होने से वर्क के कमेंसमेंट तक जो भी हम स्टेप या प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसको मैं आज इस पे फोकस करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम किसी भी काम का एक फोरकास्ट एस्टिमेट बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसके लिए ध्यान रखना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम फोरकास्ट एस्टिमेट बनाते हैं, फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव में फाइनेंशियली सैंक्शन इशू होती है। उसके बाद हम डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं। डिटेल एस्टिमेट की फिर हम एक टेक्निकली सैंक्शन लेते हैं। उसके बाद हम उस वर्क को कॉन्ट्रैक्ट शेप में लाने के लिए बिड डॉक्यूमेंट बनाते हैं और बीओक्यू प्रिपेयर करते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर टेंडरिंग प्रोसेस होता है, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन होता है। टेंडरिंग प्रोसेस में हम क्या क्या करते हैं, कैसे होता है, वो भी आपको आज इसमें बताऊंगा। फिर टेंडर अप्रूवल की क्या वे है, किस तरीके से टेंडर अप्रूव किया जाता है, वो बताऊंगा। और फिर उसके बाद एग्रीमेंट साइन होने से वर्क ऑर्डर इशू करने तक, और जब वर्क कमेंसमेंट, यानी कि आप एक अगर ओवरऑल देखेंगे तो एक किसी भी काम के एक फर्स्ट इनिशियल स्टेप से लेकर उस वर्क के स्टार्ट होने तक हमें जो ऑफिशियली जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसको मैं आज पूरा इसमें आपके ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले फोरकास्ट एस्टिमेट एस्टिमेट क्या होता है। जब भी कोई हमारे पास कोई डिपार्टमेंट या कोई हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि हमें ये काम कराना है या इस काम को करने की जरूरत है, तो उसका हम एक फोरकास्ट एस्टिमेट, फोरकास्ट यानी प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, जो टेंटेटिव उसकी कॉस्ट का आइडिया दे, वो फोरकास्ट एस्टिमेट बनाते हैं। देखिए, अब डेफिनेटली ये एक डिपार्टमेंटल वर्किंग प्रोसीजर है, तो नो डाउट सब चीजें पीडब्ल्यूडी मैनुअल में मिलने वाली है, ठीक है। तो फोरकास्ट एस्टिमेट के बारे में भी हमें पीडब्ल्यूडी मैनुअल जरूर बताएगा कि कैसे बनना है, नहीं बनना है। तो पीडब्ल्यूडी मैनुअल जो सेकेंड वॉल्यूम का जो चैप्टर 28 है, उसका पैरा 28.7.3 जो पेज नंबर 27 पे है, वो आपको फोरकास्ट एस्टिमेट के बनाने के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। आप वहां से इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं जो चीजें वो तो मैं बताने की कोशिश कर ही रहा हूँ। इसी का जो पेरा का जो फर्स्ट पॉइंट है 28.7.3.1, वो बिल्डिंग वर्क्स के लिए है। उसी का पॉइंट 2 है वो रोड वर्क्स के लिए है। और तीसरा जो पेरा है वो सीडी वर्क्स के लिए है। यानी कि जो हम मेनली तीन तरीके के जो काम करते हैं, बिल्डिंग वर्क्स, रोड वर्क्स और सीडी वर्क्स, उन तीनों के फोरकास्ट एस्टिमेट किस तरीके से बनाए जाएंगे, ये इन रेस्पेक्टिव तीनों पेराज में अवेलेबल है। अब मैं आपको एक एक्सेल शीट पे किस तरीके से फोरकास्ट एस्टिमेट बनाया जाता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फोरकास्ट एस्टिमेट, पहले मैं आपको एक बार बिल्डिंग का फोरकास्ट एस्टिमेट कैसे बनता है वो मैं बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीडब्ल्यूडी मैनुअल में इस तरीके के जो फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, आप इस शीट के सबसे टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है पीडब्ल्यूडी मैनुअल फॉर्म 44। पीडब्ल्यूडी मैनुअल का जो फॉर्म नंबर 44 है वो बिल्डिंग के फोरकास्ट एस्टिमेट का फॉर्मेट हमें दे रहा है। ये फॉर्मेट मैंने उसी से लिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर ऊपर देखिए ऑफिस का नाम, फिर फोरकास्ट एस्टिमेट लिख दिया है, और नेम ऑफ वर्क जो भी आपका नेम है, क्लाइंट डिपार्टमेंट आपको जो भी बोला है, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ऑफिस बिल्डिंग या रेजिडेंशियल ऑफ दिस, जो भी आपका नेम ऑफ वर्क है वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो ये पूरी टेबल है, ये आप इसको स्टडी करेंगे, एक के बाद एक उसकी जो सेल उसको भरेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फोरकास्ट एस्टिमेट बन जाएगा। सबसे पहले सीरियल नंबर का कॉलम है, उसके बाद सेकंड है कंपोनेंट का कॉलम। एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि किसी भी क्लाइंट डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट आने पर फोरकास्ट एस्टिमेट देने से पहले एक बार आप उसकी जो बिल्डिंग की जहाँ पे वो बनना प्रपोज्ड है, या जो भी उसकी बिल्डिंग का कोई मेंटेनेंस वर्क या कुछ भी है, एक बार आप उसकी विजिट जरूर करें। उसी विजिट करने से आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या काम करना है और किस तरीके से हम उसका फोरकास्ट एस्टिमेट बनाएं, और किस किस चीज़ों को वर्क को एग्जीक्यूट कराना है उसको ध्यान में रखते हुए हम उसका फोरकास्ट एस्टिमेट दे पाएंगे। कोई बिल्डिंग है, वो किस नई बिल्डिंग है मान लीजिए, वो किस लैंड पे बनने वाली है, कहीं हिली टेरेन पे बनने वाला है, कोई अगर वहाँ पे मान लीजिए कोई सॉइल कंडीशन कैसी है, और उस साइट कंडीशन के हिसाब से हमारे को कोई एस्टिमेट में स्पेशल प्रोविजन हमें कुछ लेने की जरूरत पड़ रही हो, तो वो हम उससे ले पाएंगे, ताकि फिर बाद में हमें उसको एग्जीक्यूशन में दिक्कत नहीं आए। इसलिए एक बार पहले साइट विजिट कर लें। अगर लैंड अवेलेबल है और लैंड डिसाइडेड है कि ये बिल्डिंग यहाँ पर बनने वाली है, तो एक बार हमें साइट विजिट कर लेनी चाहिए। दूसरा कॉलम हम देखें कंपोनेंट है।
जैसे कोई हम बड़ा कैंपस डेवलप कर रहे हैं, उसमें कुछ ऑफिस भी बनना है, कुछ क्वार्टर्स भी बनने हैं, कुछ और भी उसमें डेवलपमेंट करना है, तो जो भी उसमें यूनिट्स हैं, बिल्डिंग की जो यूनिट्स है वो इस कंपोनेंट में हमें भरनी है। अब कोई भी हमें नई बिल्डिंग बनानी है या कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का कुछ करना है तो उसका एक प्लिंथ एरिया होगा। पहले किसी बिल्डिंग के प्लान्स फाइनलाइज होते हैं, फिर हम उसका फोरकास्ट बनाते हैं, या किसी कोई नया ऑफिस बनाना है किसी क्लाइंट डिपार्टमेंट को तो उसका एक प्लान होगा, उस प्लान से हम उसका प्लिंथ एरिया मेजर कर लेंगे। अब उस प्लिंथ एरिया को हमारे उस सर्किल की प्लिंथ एरिया की रेट से मल्टीप्लाई करना है। अब आप सोचेंगे कि प्लिंथ एरिया रेट कहाँ से आएगी, तो प्लिंथ एरिया रेट क्या है कि एज पर पीडब्ल्यूडी मैनुअल सभी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को एनुअली प्लिंथ एरिया रेट अनाउंस करनी है अपने एरिया में। उसमें यह है कि हम एनुअली बीएसआर हमारे मॉडिफाई करने का, अपग्रेड करने का प्रोविजन है। जैसे हम बीएसआर अपग्रेड करेंगे तो जो भी नई रेट्स आएगी उससे हम टेंटेटिवली प्लिंथ एरिया वर्क रेट जो है वो वर्कआउट कर लेते हैं। तो हर एसीज को अपने डिस्ट्रिक्ट की प्लिंथ एरिया रेट एनुअली अनाउंस करनी चाहिए। उस जो प्लिंथ एरिया रेट है, आप अपने सर्किल की प्लिंथ एरिया रेट का पता करें और उसको उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाद में जो अमाउंट आ रहा है उसको लैक्स में कन्वर्ट कर लिया है, तो जो भी अमाउंट है प्लिंथ एरिया को हमने उसकी प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारी सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई। उसके बाद इंटरनल सर्विसेज की बात करेंगे। इंटरनल सर्विसेज में दो चीज आती है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी एक पार्ट है और दूसरा उसका इलेक्ट्रिसिटी वर्क। कोई भी सी बिल्डिंग हो उसमें वाटर सप्लाई और सैनिटरी वर्क्स के लिए सिविल कॉस्ट का या उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 14% ऐड करने का प्रोविजन हमारे यहाँ पे डिसाइडेड है, और 12.5% हमारे को इलेक्ट्रिसिटी जो वर्क करना है उसके लिए 12.5% उसमें ऐड करना चाहिए। एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर वो बिल्डिंग हॉस्पिटल या हॉस्टल है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वर्क के जो अमाउंट है उसको 12.5 की जगह 14.5% ऐड करना है। जैसे नॉर्मल बिल्डिंग में आप देखिए सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई का 14% एंड इलेक्ट्रिसिटी का 12.5, तो मैंने अभी इसमें 26.5% ऐड कर रखा है। लेकिन अगर यही फोरकास्ट एस्टिमेट मुझे किसी हॉस्पिटल या हॉस्टल का बनाना होगा तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रोविजन को 12.5 से 14.5 करना होगा, तो उस केस में 26.5% की जगह 28.5% ऐड करना होगा। अब जो कॉस्ट आई थी उसमें इंटरनल सर्विसेज की कॉस्ट को ऐड कर दिया और ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसके हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे लैंड की कॉस्ट, अगर कहीं हमें लैंड परचेज करनी है तो हम उसमें लैंड की कॉस्ट भी ऐड कर देंगे। जनरली क्लाइंट डिपार्टमेंट हमें लैंड अवेलेबल कराते हैं, इसलिए लैंड की कॉस्ट का मैटर जनरली आता नहीं है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ लैंड। जैसे अभी तो हमने उसकी जो बिल्डिंग बनानी है उसकी हमने कॉस्ट क्या थी उसको टेंटेटिवली वर्कआउट किया, और जैसे मान लीजिए कोई उसकी क्लाइंट डिपार्टमेंट की कोई जमीन है उसमें हमें बाउंड्री वॉल बनाने की जरूरत पड़ सकती है। मेन रोड से उस बिल्डिंग तक की जो अप्रोच रोड है उसके अंदर कोई और डेवलपमेंट का काम, कोई पार्किंग शेड बनाना है, ऐसा कोई और काम भी हमें करना पड़ सकता है। तो उन काम को आइडेंटिफाई करना है और उसकी जो कॉस्ट है उसको हमें इसमें टेंटेटिवली एक ऐड कर लेना है। ठीक है। इसके बाद स्पेशल फीचर्स एंड अदर एक्सपेंसेस। स्पेशल फीचर्स में जैसे किसी बिल्डिंग में हमें सोलर पैनल लगाना है, फायर फाइटिंग सिस्टम लगाना है, एयर कंडीशनिंग लगाना है, ऐसा कोई भी हमें उसमें वर्क ऐड करना है, तो हम उस अमाउंट को हमारे कंसर्निंग इलेक्ट्रिक डिवीजन से टाई अप करते हुए उस अमाउंट को इसमें हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमें जनरेट करना है जो कि आजकल एक मैंडेटरी फीचर है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए रैम्प बनाना, जो भी आजकल सरकार ने मैंडेटरी किया हुआ है कि हर गवर्नमेंट बिल्डिंग में उनके एक्सेसिबिलिटी के लिए रैम्प बनाना ही है। तो ऐसे जो भी हमें स्पेशल चीजें उस बिल्डिंग में बनाने की जरूरत पड़ेगी उन सब के प्रोविजन को हम इसमें इस कॉलम में जे में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो टोटल जो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई थी कॉलम जी में, उसमें हमने लैंड की कॉस्ट, अदर डेवलपमेंट कॉस्ट, स्पेशल फीचर कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस जो था उसको ऐड कर दिया। तो जो कॉलम एल है हमारा उसमें हमारी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई, जिसमें सिविल और इंटरनल सर्विसेज एंड अदर डेवलपमेंट एंड स्पेशल फीचर्स सभी चीज का समेशन आ गया। अब ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बाद हमारे यहाँ पर एक प्रोविजन है कि हम कॉस्ट में 1.5% कंटीजेंसी ऐड करते हैं। 1.5% कंटीजेंसी ऐड करने का प्रोविजन। अब कंटीजेंसी क्या होती है? कंटीजेंसी जो हम अनएंटिसिपेटेड आइटम है, वो आइटम जिनको हम अभी एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, हम जज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कुछ हमारे एक्सपेंसेस है जिसको हम एस्टिमेट में बीएसआर से कवर नहीं कर सकते हैं। उन आइटम्स की कॉस्ट को कवर करने के लिए कंटीजेंसी 1.5% ऐड करने का प्रोविजन रखा हुआ है। एंटिसिपेटेड आइटम्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें किसी क्लाइंट डिपार्टमेंट का हम वर्क करेंगे
तो हमें डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग करनी होती है, उसके टेंडर को एनआईटी को न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना होता है, हमारे कुछ ऑफिशियल प्रोसीजर में खर्चा होता है, कोई रोड का काम है तो हमें कहीं डाइवर्जन बनाना होता है, कोई सेफ्टी मेजर्स करना हो, टेम्परेरी साइड ऑफिस खोलना हो, ठीक है, कहीं और हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन के हमें जो चार्जेस, जो खर्चा, जो हमारा ऑफिस, जो पीडब्ल्यूडी जो एक्सपेंसेस बियर करेगा, उन सभी खर्चों को, एक्सपेंसेस को कंटीजेंसी के इस 1.5% में चार्ज किया जाता है। कंटीजेंसी जो टोटल कॉस्ट आया था उसमें 1.5% कंटीजेंसी ऐड कर दिया। उसके बाद उसी टोटल कॉस्ट जो कॉलम एल में शो कर रखी है उस पे 1% क्वालिटी कंट्रोल चार्जेस भी ऐड करने का प्रोविजन है। जो भी उस वर्क की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम जो भी क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें एक्सपेंसेस करेंगे वो इस 1% पैसे में जो अमाउंट आएगा उसमें चार्ज करेंगे। जो टोटल अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई थी उसमें हमने 1.5% कंटीजेंसी, 1% क्वालिटी कंट्रोल टोटल ऐड करके हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। उसके बाद ये जो टोटल कॉस्ट आई है उस पर हम लोग 13% प्रोराटा चार्ज करते हैं। प्रोराटा क्या चीज होती है कि हमारा डिपार्टमेंट किसी क्लाइंट डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा या गवर्नमेंट के लिए वर्क करेगा तो उसके लिए हम एक एजेंसी चार्जेस या प्रोराटा चार्जेस अप्लाई करते हैं जो 13% होता है। जो टोटल कॉस्ट का 13% हम ऐड करते हैं। 13% की बाइफर्केशन की बात करूं तो 8% जो हमारा डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें हमारी सैलरीज वगैरह जो चार्ज होती हैं वो 8% अमाउंट में तो उसमें चला जाता है। टूल्स एंड प्लांट में 2% चार्ज हो जाता है। 8 एंड 2 10% हो गया और जो 3% बच रहा है वो एक हमारा 3054 हेड है जिससे हम रोड एंड ब्रिजेस के मेंटेनेंस का काम हम एनुअली करते हैं 3054 हेड में। तो 3% अमाउंट जो है वो उस हेड में चला जाता है। इस तरीके से 8%, 2%, 3% टोटल हम 13% एजेंसी चार्जेस या प्रोडक्ट चार्जेस उस सिविल कॉस्ट पे ऐड करते हैं। देन फर्दर आप देखेंगे इस कॉलम क्यू में जो हमारा टोटल कॉस्ट आई थी क्यूसी और कंटीजेंसी चार्जेस से जोड़ने के बाद उसमें 13% प्रोडक्ट और ऐड कर दिया और टोटल आ गया। अब एक और इसमें प्रोविजन है कि अगर आपको लगता है कि अभी इस बिल्डिंग का हम प्रोफा एस्टिमेट अभी दे रहे हैं, बिल्डिंग का काम लंबा चलने वाला है, सैंक्शन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको लगता है कि इसमें आगे जाके प्राइस एस्केलेशन या वेरिएशन का पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप उसके प्रोविजन को भी जो आपको जजमेंट के हिसाब से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप उसको ऐड करके जो फाइनल कॉस्ट आई थी उसमें प्राइस वेरिएशन को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा जो इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है जो हमने फोरकास्ट एस्टिमेट से जो हमने फोरकास्ट लिए एक टेंटेटिवली जो वर्कआउट किया है वो फाइनल हो जाता है। अब कितने अमाउंट के फोरकास्ट एस्टिमेट को किस लेवल का ऑफिसर फाइनलाइज करके आगे भेजेगा ये मैं आपको आगे वाले जो मेरी स्लाइड है उसमें आपको क्लियर करूंगा। रोड का अगर हमें कोई फोरकास्ट एस्टिमेट, ये तो मैंने बिल्डिंग वर्क का बताया, रोड वर्क का फोरकास्ट एस्टिमेट कैसे बनेगा वो देखें आप। ये पीडब्ल्यूडी मैनुअल का जो फॉर्म नंबर 45A एंड 45B जैसा आप स्क्रीन में ऊपर देख पा रहे होंगे उस उसका जो ये फॉर्म है उसमें रोड के फोरकास्ट एस्टिमेट बनाने के बारे में बताया हुआ है। जैसे सपोज करिए कि कोई आपके पास एक रिक्वेस्ट है कि ये रोड का काम करना है या ये रोड बनानी है तो उसके लिए भी आपको उस रोड का अलाइनमेंट देख लेना चाहिए। अगर न्यू रोड है तो आप उसका अलाइनमेंट जरूर देखें ताकि ये पता आप कर पाएंगे कि उस रोड को बनाने के लिए हमें उस पर क्या क्या काम करने की जरूरत है। और अगर पुराना रोड है उसकी कोई स्ट्रेंथनिंग करनी है, वाइडनिंग करनी है तो भी आप उसको एक बार देख लें कि उसमें हमें आप क्या क्या और काम कराने की जरूरत है ताकि उसके हिसाब से आप एक बार फोरकास्ट एस्टिमेट बना पाएंगे। फॉर्मेट की बात करूं तो ऊपर ये फॉर्मेट है वो दो पार्ट में है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया 45A एंड 45B। 45A पार्ट है वो जनरल चीजों को कवर कर रहा है और जो बी है वो कॉस्ट पार्ट को कवर कर रहा है। सबसे पहले ऊपर ऊपर हम नेम ऑफ वर्क डाल देंगे, जो भी हमारा नेम ऑफ वर्क है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड फ्रॉम हियर टू देयर और जो भी इसमें नाम डालना है वो डाल देंगे। उसके बाद कुछ जनरल उस एरिया की डिटेल्स भरनी है जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पे क्या है, तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पीडब्ल्यूडी कौन सा डिवीजन लग रहा है, सब डिवीजन कौन सा है और नेम ऑफ रोड कौन सा है, ये सारी चीजें आप उसमें भरेंगे। ये जनरल डिस्क्रिप्शन की चीजें हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लेंथ ऑफ रोड क्या है जो आप प्रपोज कर रहे हैं, जो फोरकास्ट एस्टिमेट जितनी लेंथ का बना रहे हैं वो लेंथ क्या आपको भरनी है। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट देखेंगे इसके बाद कि वेदर इट इज ए न्यू कंस्ट्रक्शन और रिन्यूअल। आप जो फोरकास्ट एस्टिमेट बना रहे हो न्यू रोड का है या एग्जिस्टिंग रोड का रिन्यूअल करने का है, तो जो भी आपका केस हो आप यहाँ भर दें। मैंने अभी यहाँ न्यू कंस्ट्रक्शन भर रखा है ऐसे ही शो करने के लिए। उसके बाद अगर रिन्यूअल है तो यानी एग्जिस्टिंग रोड है आपकी तो उसकी कैटेगरी ऑफ रोड क्या है, वो स्टेट हाईवे है, एमडीआर है, ओडीआर है या वीआर है, वो आप भरिए। और उस रोड का लास्ट रिन्यूअल कब हुआ था वो आपको भरना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। आप अपने डिवीजन में पता करेंगे तो पता चल जाएगा कि उस रोड का लास्ट रिन्यूअल कब हुआ था, वो आपको उसमें ईयर भरना है क्योंकि रिन्यूअल साइकिल के एक्सपायरी होने के बाद ही हम लोग उस पर वापस रिन्यूअल का वर्क करते हैं। फिर उसका बजट स्टेटस क्या है, जैसे न्यू कंस्ट्रक्शन था तो अर्थन ट्रैक है या जो भी है डैमेज बीटी रोड है या जो भी उसकी प्रेजेंट स्टेटस है वो हमें डालना है। प्रपोज वर्क
इसमें आपको ये ब्रीफ लिखना है कि आप जो फोरकास्ट एस्टिमेट बना रहे हैं उसमें आप क्या क्या प्रपोज कर रहे हैं। जैसे कि कोई 10 किलोमीटर की रोड है, उसमें 8 किलोमीटर तो हम बीटी प्रपोज कर रहे हैं, 2 किलोमीटर हम उसमें सीसी बनाना चाहते हैं, उसके क्या हम ब्रीफ स्पेसिफिकेशन रखना चाहते हैं वो उसमें आपको इसमें फिल करना है। फिर इसके बाद देखें रेनफॉल डाटा क्या है, वहाँ का कितनी एनुअल रेनफॉल होते हैं वो भरनी है, वहाँ पे सबग्रेड या सोइल की क्या सीबीआर है वो भरना है, उस रोड पे ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है, न्यू रोड है तो एक अलग बात है, पर एग्जिस्टिंग रोड है तो उसमें क्या ट्रैफिक वॉल्यूम वो भरना है, और इस फोरकास्ट एस्टिमेट को आप कौन सी डीएसआर को अज्यूम करते हुए बना रहे हैं, ये सब एक जनरल डिटेल आपको इसमें पार्ट ए में फिल करनी है। पार्ट ए पूरा होने के बाद पार्ट बी जो कॉस्ट पैरामीटर्स को कवर करता है उसको मैं आपको बता देता हूं। अगर उस रोड को बनाने के लिए कहीं लैंड एक्विजिशन करने की जरूरत है, आपको लगता है कि कोई लैंड एक्वायर करनी है, तो उसका आप लमसम अमाउंट इसमें जोड़ सकते हैं। वो आप कैसे वर्कआउट करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और फिर भी इसके अलावा फिर अर्थवर्क, इसमें क्या हमें पर किलोमीटर कॉस्ट डालनी है, टेंटेटिव कॉस्टिंग डालनी है ना हमारे को अभी इसमें, तो पर अर्थवर्क की कितने किलोमीटर में करना है और क्या उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट है उसको हम इसमें गुणा कर देंगे। देखिए कि जैसे 5 किलोमीटर में करना है, ये 5 किलोमीटर में करना है और अर्थवर्क की 20 लाख रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट है, तो ये 100 आ गया, 100 लाख रुपीज इसमें अर्थवर्क में आ गया। इसी तरीके से कोई सबग्रेड बनाना है, कितनी लेंथ में बनाना है, कितने पर किलोमीटर से गुणा करना है। उसके बाद सब बेस जो जीएसबी या जो लेयर होती है हमारी रोड के पार्ट में, सब बेस कितने किलोमीटर में करना है, उसके बाद बेस कोर्स कितने किलोमीटर में करना है, उसकी पर किलोमीटर क्या कॉस्ट है, सरफेस कोर्स यानी जो हम बीटी सरफेस करते हैं, जो भी हमारे उसमें हम चूज करना चाहते हैं, जो भी हमने स्पेसिफिकेशन डिसाइड की है उसकी कितने किलोमीटर में करना है और पर किलोमीटर क्या कॉस्ट है। और रोड फर्नीचर, जो भी हम साइनेजेस, सेंटर लाइन मार्किंग, रोड मार्किंग का जो भी हम काम करते हैं वो रोड फर्नीचर में कवर हो जाएगा। किलोमीटर स्टोन, 200 मीटर स्टोन, साइनेज वगैरह, गेंट्री, अवरेज, जो भी रोड फर्नीचर होते हैं वो इसमें आ जाएंगे, कितने किलोमीटर में लगाने और उसके पर किलोमीटर क्या टेंटेटिव कॉस्ट है उससे हम गुणा कर देंगे। अगर उसमें कोई सीसी रोड प्रपोज है तो कितने किलोमीटर में सीसी रोड बनाने वाले हैं और पर किलोमीटर सीसी रोड की क्या कॉस्ट है उससे हम इसको गुणा कर लेंगे। ये तो हमारा रोड पार्ट हो गया। इसके बाद हम आगे देखें कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क, सीडी वर्क, कोई भी रोड होता है तो उसमें हमें वाटर के क्रॉस ड्रेनेज के लिए सीडी वर्क बनाने होते हैं। सीडी वर्क वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे पाइप कलवर्ट हैं तो उसमें 600 mm डायमीटर के कितने पाइप कलवर्ट बनाने और पर की क्या पर लेग कॉस्ट है आप इसमें फिल कर सकते हैं। जो भी नंबर्स आप लाएं, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 और पर 600 की अगर 2.5 लाख कॉस्टिंग है तो 5 लाख रुपीज आ गया। ठीक है, इस तरीके से 1 रो 1000 mm डायमीटर के कितने पाइप कलवर्ट बनाने, ये आप जब उस ट्रैक को देखने जाएंगे या उस रोड को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप उसमें नोट डाउन करके ले आइए और इसमें फिल करना है। 2 रो के कितने बनाने, स्लैब कलवर्ट या बॉक्स कलवर्ट कितने नंबर्स बनाने, उनकी पर पीस, पर नोज क्या कॉस्टिंग है, माइनर ब्रिजेस कितने बनाने, मेजर ब्रिज कितने बनाने। अगर ऐसा कुछ भी है तो उनके आप नंबर्स फिल करके और उसकी पर यूनिट जो कॉस्ट है लैक्स में उसको गुणा कर देंगे। सारे कॉस्ट फिगर जो हम भर रहे हैं वो लैक्स में ही भर रहे हैं। इसके अलावा कोई रिटेनिंग वॉल बनानी है उस रोड पे, अगर रिटेनिंग वॉल बनानी है तो कितने रनिंग मीटर में रिटेनिंग वॉल बनानी है और उसकी पर रनिंग मीटर क्या कॉस्ट है वो हम भर देंगे। ड्रेन बनानी है और अदर जो भी मिसलेनियस वर्क आपको लगता हो कि जिसमें आपको उस काम को उस रोड पे कराना पड़ेगा, उन सबको आप इसमें ऐड करके यहाँ इस तरीके से अमाउंट निकाल सकते हैं। फिर हमने इन सभी जो भी हमने ये डाले थे, जितना भी शुरू से हमने कॉस्ट फिगर जो भी डाले थे उसकी हम यहाँ पे नीचे टोटल लगा देंगे। लैंड एक्विजिशन से शुरू करते हुए मिसलेनियस तक जो एक्सपेंडिचर था उस सबको हमने टोटल लगा दिया। फिर जैसा मैंने आपको बिल्डिंग में बताया था, हम इस भी जो भी अमाउंट आ रहा है उस पर भी हम 1.5% कंटीजेंसी उन्हीं रीजंस जो मैंने आपको पहले बताया था उसी पार्ट पे ऐड करेंगे और उसी अमाउंट पे हम 1% क्वालिटी कंट्रोल चार्जेस भी ऐड करेंगे। फिर हम इसका फर्दर टोटल लगा देंगे, जो टोटल कॉस्ट ए आई थी उसमें ये कंटीजेंसी और क्यूसी का टोटल लगा देंगे। उसके बाद बिल्डिंग के फोरकास्ट एस्टिमेट की तरह 13% प्रोटा चार्जेस ऐड कर देंगे और उसको ऐड करने के बाद जो हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है वो हम इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका जो भी आ रहा है 126.28 जैसे अभी आ रहा है लास्ट में, यानी कि वो जो आपका वर्क जिसके लिए आपको फोरकास्ट एस्टिमेट बनाना था उसका टोटल जो कॉस्टिंग आएगी वो इतनी आएगी। एक टेंटेटिव कॉस्टिंग हमने ये निकाल दी। लास्ट में लिखा है कि वेदर द प्रपोज, एक पॉइंट है, वेदर द प्रपोज वर्क हैज ऑलरेडी बीन सैंक्शनड प्रपोजिंग एनी स्कीम, इफ यस डिटेल्स देयर ऑफ। तो उसमें जो भी अगर कोई वर्क सैंक्शन है, अगर उसकी कोई पार्ट लेंथ सैंक्शन है तो जो भी डिटेल आप इसमें भर सकते हैं। रिमार्क्स में अगर आपको कुछ और फिल करना है, कोई और रीजन, कोई भी इसमें कोई पॉइंट है आप जो स्पेसिफाइड करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इस तरीके से रोड का फोरकास्ट एस्टिमेट बन जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उसमें पर किलोमीटर कॉस्टिंग ऐड करनी थी, तो उसके लिए एक सैंपल एस्टिमेट का एक फॉर्मेट मैंने एक पेज का बना रखा था कि जैसे मान लीजिए अर्थ वर्क करना है, अर्थ वर्क एक कितने नंबर्स
में करना है, कितनी लंबाई में, कितनी चौड़ाई में और कितनी ऊंचाई में टेंटेटिव ले लिया और अर्थवर्क की हमारी बीएसआर में क्या रेट है उससे गुणा कर लिया, तो डायरेक्ट उससे अमाउंट इन लेक्स आ गया। जैसे जस्ट सपोज करिए कि मेरी 10 किलोमीटर की रोड है, मुझे 15 मीटर की चौड़ाई में एवरेज 1 मीटर का अर्थवर्क करना है, तो जो भी क्वांटिटी आएगी उसको हमारे फिर बीएसआर की रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो सीधे मैं इसी अमाउंट को जो पर लेक्स आ रहा है उसको मैं आगे कैरी कर सकता हूँ, बट में कैरी करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मैंने आपको बताया था सबग्रेड या सब बेस में जीएसबी, बेस कोर्स में डब्ल्यूबीएम है, तो वो कितनी लंबाई में, कितनी चौड़ाई में और कितनी मोटाई में हम प्रपोज कर रहे हैं और उसको यहीं पे बीएसआर रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ जाएगा। बीटी वर्क में जैसे प्राइम कोड, टेक कोड या जो भी हम प्रपोज कर रहे हैं, एक ये तो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, आप चाहें तो वैसे ही पर किलोमीटर कॉस्ट निकाल लें और आप चाहते हैं तो इस तरीके से आप एक पर किलोमीटर कॉस्टिंग निकाल लें, जिससे आपको आगे उसमें पर किलोमीटर कॉस्टिंग फिल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको ये बता दिया कि फोरकास्ट एस्टिमेट कैसे फ्रेम किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको देखिए, प्रोसीजर जो पूरा टेंडरिंग का है बहुत लंबा प्रोसीजर है। कोई ये भी कहेगा कि आप लोगों को इसको बताने की क्या जरूरत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक मोटा मोटा आइडिया रखने में क्या प्रॉब्लम है, नॉलेज में तो होनी चाहिए ना चीज की, भाई कैसे क्या होता है। कि है तो आपके डिपार्टमेंट का काम, ठीक है, आपको नहीं करना है, एक्शन को करना है, आपके ऊपर वाले ऑफिसर्स को करना है, लेकिन हमें एक आइडिया रहना चाहिए और कहना कि उससे आपको गोन थ्रू होना ही पड़ेगा, ये मान के चलिए आप। तो आपने फोरकास्ट एस्टिमेट बना दिया। अब कौन सी कंपिटेंट लेवल या कौन सा ऑफिसर कितने अमाउंट तक के फोरकास्ट एस्टिमेट को फॉरवर्ड कर सकता है। बिल्डिंग वर्क के बारे में आपको बताऊं कि न्यू बिल्डिंग का काम है तो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 30 लाख रुपीज तक का फोरकास्ट एस्टिमेट अपने लेवल से डायरेक्ट भेज सकता है। अगर कोई क्लाइंट डिपार्टमेंट को बोल रहा है कि हमें एस्टिमेट चाहिए, अगर वो 30 लाख रुपए तक का है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुद साइन करके उसको डायरेक्टली दे सकता है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर 1.5 करोड़ रुपीज तक का एस्टिमेट दे सकता है। एडिशनल चीफ इंजीनियर 3 करोड़, चीफ इंजीनियर 10 करोड़, और अगर मोर देन 10 करोड़ है तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो उसका फोरकास्ट एस्टिमेट भेजेगा। ये तो मैंने न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया। अगर कोई रिपेयर वर्क है तो रिपेयर वर्क में देखिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे बता रखा है कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो 2.5 लाख, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 2.5 लाख तक का अगर कोई रिपेयर वर्क है तो उसका फोरकास्ट एस्टिमेट एक्शन दे सकता है। इस तरीके से पूरी जो पावर है वो मैंने आपको इसमें टेबल में शो कर रखी है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि जीएडी की जो बिल्डिंग है उनके जो रेजिडेंशियल क्वार्टर है उसमें रिपेयर या एडिशन के जो भी वर्क होंगे वो चाहे कितने भी अमाउंट के हो, उनका फोरकास्ट एस्टिमेट चीफ इंजीनियर बिल्डिंग के थ्रू ही जाएगा। उसमें चाहे वो 1 लाख रुपए का हो चाहे कितना भी हो, वो चीफ इंजीनियर बिल्डिंग के लेवल से जाएगा फॉर जीएडी डिपार्टमेंट। ये छोटा सा इसमें एक एक्सेप्शन है। यानी मैंने आपको बिल्डिंग के वर्क के बारे में बताया। इसी तरीके से कोई रोड का वर्क है तो उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 75 लाख तक के फोरकास्ट एस्टिमेट को खुद भेजने के लिए इंटाइटल है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर 75 लाख से 300 लाख, 3 करोड़ तक के वर्क्स हैं, और मोर देन 300 लाख के फोरकास्ट एस्टिमेट को एडिशनल चीफ इंजीनियर फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको टोटल मेरे जो आज इस वीडियो के कंटेंट में से फोरकास्ट एस्टिमेट के बारे में आपको मैंने बता दिया। हमारे पास जब कोई भी वर्क की रिक्वेस्ट आती है हम फोरकास्ट एस्टिमेट बनाते हैं और उसको हम कंपिटेंट लेवल के थ्रू उस जगह तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सैंक्शन जारी होती है। सेकेंड स्टेप, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सैंक्शन जारी होने के बाद हम उसका नेक्स्ट स्टेप डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं। एक बात आप ध्यान रखें कि ये पीडब्ल्यूडी मैनुअल में साफ लिखा हुआ है कि जब तक किसी वर्क की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सैंक्शन जारी नहीं हो हमें उसका डिटेल एस्टिमेट नहीं बनाना है, हमें उसके लिए वर्क नहीं करना है। हम फोरकास्ट एस्टिमेट बना के दे देते हैं, जब उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सैंक्शन आ जाएगी उसके बाद हम डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं। डिटेल एस्टिमेट का क्या है मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल एस्टिमेट देखिए, वैसे बनाना, हर वर्क का डिटेल एस्टिमेट बनाना एक बहुत टीडियस मेरे हिसाब से प्रोसेस है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके लिए आपको डिटेल हर चीज को मेजर करना होगा। आपको डिटेल, पहली बात तो स्पेसिफिकेशन का सिलेक्शन करना होगा और कितनी क्वांटिटी में कौन कौन से काम को कराना है वो आपको उसमें नोट डाउन करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, और बीएसआर की हेल्प को लेके उसको मल्टीप्लाई करके आपको एस्टिमेट फ्रेम करना पड़ेगा। तो डिटेल एस्टिमेट कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको इसके जो नेक्स्ट वीडियो में उसमें आपको बताऊंगा। लेकिन डिटेल एस्टिमेट में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें हमें ध्यान रखनी होती है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। डिटेल एस्टिमेट के बारे में भी पीडब्ल्यूडी मैनुअल के चैप्टर 28 में पैरा 28.8 से 28.21 तक पेज नंबर 30 to 34 तक डिटेल एस्टिमेट के बारे में बताया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। पीडब्ल्यू जो हमारा डिटेल एस्टिमेट है उसमें हम बहुत सारी चीजें लगाते हैं। डिटेल एस्टिमेट हम क्या क्या लगाते हैं और उसको लगाने के लिए क्या फॉर्मेट है वो सब पीडब्ल्यूडी मैनुअल 3 में, वॉल्यूम 3 में उसके फॉर्म्स अवेलेबल हैं। जैसे कि जो मेमोरेंडम ऑफ सबमिशन ऑफ एस्टिमेट्स है वो पीडब्ल्यूडी मैनुअल का फॉर्म नंबर 46 में बताया हुआ है।
उसमें हमें एस्टीमेट में एक इंडेक्स लगानी होगी। इंडेक्स का क्या फॉर्मेट है, वो फॉर्म नंबर 47 में बताया हुआ है। रिपोर्ट, हर एस्टीमेट में एक टेक्निकल रिपोर्ट और रिपोर्ट लगती है जो उसके बारे में पूरा कंटेंट बताती है कि रिपोर्ट में क्या क्या, यानी हमारे एस्टीमेट में क्या क्या है, क्या हमने लिया है, क्या प्रपोज कर रहे हैं, वो सब चीजें रिपोर्ट में होती है। रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होगा, वो फॉर्म नंबर 48 बता रहा है। उस वर्क में हमने क्या क्या स्पेसिफिकेशन लिए हैं, उन सबको मेंशन करने के लिए फॉर्म नंबर 48 में फॉर्मेट अवेलेबल है। जनरल एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो एस्टीमेट का एक जनरल एब्स्ट्रैक्ट होता है जो पूरे उसके कॉस्ट को कवर करके बताता है, वो उसके लिए हमारा फॉर्म नंबर 52 है। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आता है जिसमें क्वांटिटी और बीएसआर की रेटों से मल्टीप्लाई होकर अमाउंट वर्कआउट हुआ होता है, जो हमारा फॉर्म नंबर 53 में दिखाया हुआ है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट हो गया। फिर डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट, यानी जो डिटेल्स ऑफ क्वांटिटीज, जो एब्स्ट्रैक्ट में जो क्वांटिटी आ रही है उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो हमारे डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट में आता है, जिसका फॉर्मेट फॉर्म नंबर 54 में अवेलेबल है। हर एस्टीमेट के साथ में हमें ड्राइंग्स लगानी होती है। बिल्डिंग का वर्क हो तो बिल्डिंग की जो ड्राइंग्स है, रोड पार्ट में जो भी सीडी वर्क्स हैं, जो भी हमारे को ड्राइंग्स लगानी है, जैसे मान लीजिए कोई एल सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, अर्थवर्क की शीट्स हैं, वो सब ड्राइंग वो किस तरह से अटैच करनी है, वो फॉर्म नंबर 55 में बताया हुआ है। इसके अलावा आप ये मान लीजिए कि एस्टीमेट में आपको हर वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट लगाना है जिससे आप ये जस्टिफाई कर सकें कि आपने उसमें ये चीज प्रपोज क्यों की है। जस्ट सपोज आपने कोई 50 मीटर रिटेनिंग वॉल बनाने का उस एस्टीमेट में डाल दिया है, तो आपको ये जस्टिफाई करना है कि वहां पे आप रिटेनिंग वॉल क्यों बनाना चाहते हैं। उसके लिए आपको वहां के कुछ फोटोग्राफ्स, या फिर जैसे वहां पे आपका रोड का फॉर्मेशन लेवल और जो नियर बाय ग्राउंड लेवल है उसमें काफी डिफरेंस है, इसलिए आप रिटेनिंग वॉल बनाना चाहते होंगे, या कोई वाटर की कंडीशन होगी, तो जो भी है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के आपको जस्टिफाई करना है कि आपने इसमें प्रपोज क्यों किया है। इसके अलावा रोड का कोई स्पेसिफिकेशन आप यूज कर रहे हैं कि इतने इतने एमएम की लेयर लेंगे, इतने एमएम की थिकनेस की लेयर ये लेंगे, तो उसके लिए आपको जो फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिजाइन है, ट्रैफिक डाटा, जो उसकी सीबीआर की जो वैल्यू है, सॉइल क्या सबग्रेड की जो सीबीआर वैल्यू है, उसका आप उस डाटा के हिसाब से आपको उसको टेक्निकली जस्टिफाई करना है कि इन टेक्निकल पैरामीटर्स में ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी थी तो हमने इतना ले लिया, इतने थिकनेस ले लिया, सीसी करनी है, सीसी 6 इंच लेनी है, 8 इंच लेनी है, जो भी लेनी है, उसके लिए आपको डिटेल डिजाइन जाना पड़ेगा। पहले ट्रैफिक वॉल्यूम को एसेस करना पड़ेगा, कितना ट्रैफिक है, क्या एक्सेल लोड डाटा है, उसके हिसाब से आपको उसकी क्रस्ट की डिजाइन करनी पड़ेगी और उसको आपको एस्टीमेट में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो जो भी आपने एस्टीमेट में जो भी पैरामीटर्स स्पेसिफिकेशन चूज किए, उसके जस्टिफिकेशन के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एस्टीमेट में लगाने पड़ेंगे। एक पीडब्ल्यूडी मैनुअल में एक एनेक्सर 6 है जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं बिल्डिंग का डिटेल एस्टीमेट बनाने के लिए, आप वहां से उसको रेफर कर सकते हैं। और उसमें एक टेक्निकल रिपोर्ट का फॉर्मेट भी पूरा दिया हुआ है कि बिल्डिंग के एस्टीमेट में जो टेक्निकल रिपोर्ट लगेगी उसमें क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, वो इस एनेक्सर में दिखाया हुआ है। इस तरीके से डिटेल एस्टीमेट जो बनाते हैं उसमें ये सारे कंटेंट्स होते हैं। कैसे बनाया जाता है वो एक डिफरेंट मैटर है, कैसे स्पेसिफिकेशन चूज किए जाते हैं वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन डिटेल एस्टीमेट जो आप फ्रेम करेंगे उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। अब दो मैं आपको अभी तक बता चुका हूं, फोरकास्ट एस्टीमेट बनाना और डिटेल एस्टीमेट के बारे में बता चुका हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है टेक्निकल सैंक्शन ऑफ एस्टीमेट। जैसे आप कोई भी एस्टीमेट फ्रेम करेंगे, उस एस्टीमेट की आपको टेक्निकली सैंक्शन लेनी होती है। जैसे आपने कोई पैरामीटर्स जो भी स्पेसिफिकेशन लिए हैं, वो उसकी जो टेक्निकल कंपिटेंट अथॉरिटी है वो उसको अप्रूव करेगी। आपने ले लिया लेकिन आपको उनको जस्टिफाई बताना पड़ेगा, उनको सेटिस्फाई करना होगा कि आपने ये टेक्निकल पैरामीटर्स क्यों लिए हैं, उसका रीजन आप उनको जस्टिफाई करेंगे, वो उस एस्टीमेट को टेक्निकली अप्रूव करेंगे। टेक्निकली उनके अप्रूव करने के बाद आपके जो स्पेसिफिकेशन है वो अप्रूव हो गए एक तरीके से, कि आपने जो स्पेसिफिकेशन लिए थे वो सब ओके हैं। तो टेक्निकल सैंक्शन के लिए क्या कंपिटेंसीज है वो मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकल सैंक्शन के बारे में अगर आप और डिटेल में देखना चाहें तो पीडब्ल्यूडी मैनुअल सेकंड चैप्टर 28 पेरा 28.5.6 पेज नंबर 19 पे टेक्निकल सैंक्शन के बारे में बताया हुआ है। टेक्निकल सैंक्शन तो ठीक है, आप एस्टीमेट बनाना है और कंपिटेंट लेवल से अप्रूव कराना है। कौन सा कंपिटेंट लेवल कितने अमाउंट की टीएस को अप्रूव करेगा, ये पीडब्ल्यूडी एफ एंड AR जो पब्लिक वर्क्स फाइनेंस एंड अकाउंट रूल है उसकी अपेंडिक्स 8 है, जो शेड्यूल ऑफ पावर डेलीगेट करती है, जिसमें शेड्यूल ऑफ पावर दी है किस ऑफिसर्स को कितने अमाउंट तक के वर्क करने की क्या क्या पावर दी हुई है, वो इस पूरी अपेंडिक्स 8 है। उस अपेंडिक्स 8 में जो टेक्निकल सैंक्शन जारी करने का जो पावर है वो मैंने आपके सामने अभी प्रेजेंट किया है। इसमें आपको बताना चाहूंगा, पहली बात, टेक्निकल सैंक्शन जब भी जारी की जाएगी जब उसका बजट प्रोविजन हो, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सैंक्शन अवेलेबल हो। अगर किसी काम की जब तक एनडेफ जारी नहीं होगी उसकी कोई टेक्निकल सैंक्शन जारी नहीं की जा सकती है। जितने अमाउंट की एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सैंक्शन जारी हुई है उतने अमाउंट का ही टेक्निकल सैंक्शन जारी की जा सकती है, उससे ज्यादा अमाउंट की जारी नहीं की जा सकती है किसी भी केस में। अब हम देखें तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो
2 करोड़ रुपीज तक के जो वर्क हैं, जिनकी कॉस्टिंग 2 करोड़ रुपीज है, उनकी टेक्निकल सैंक्शन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जारी करेंगे। 5 करोड़ तक के वर्क की सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जारी करेंगे। और एडिशनल फुल पावर, यानी 5 करोड़ के ऊपर कितने भी रुपए का वर्क हो, कितने भी अमाउंट का वर्क हो, उसकी टेक्निकल सैंक्शन एडिशनल चीफ जारी कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब एडिशनल चीफ जारी कर रहे हैं तो चीफ इंजीनियर को भी फुल पावर है। इस तरीके से आपने जो एस्टिमेट फ्रेम किया वो कितने अमाउंट का है, वो जितने अमाउंट का है, वो जिस रेंज में आ रहा है, उसके हिसाब से आपको उस कंपिटेंट लेवल से उसकी टेक्निकल सैंक्शन इशू करानी पड़ेगी। ठीक है। अब अभी तक मैं 3 पॉइंट आपके सामने कवर कर चुका हूं। फोरकास्ट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट कैसे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, टेक्निकल सैंक्शन के बारे में बता दिया। अब क्या हुआ, सैंक्शन आ गई, हमने एस्टिमेट बनाया, उसकी टेक्निकल सैंक्शन भी हमने ले ली। अब उसके बाद क्या होगा, हमें उसके लिए टेंडरिंग वर्क करना है। टेंडरिंग वर्क करना क्या है, जैसे हमने वर्क तो कर लिया, अब वो काम किससे कराना है, हमें उसका प्रोक्योरमेंट करना है। देखिए प्रोक्योरमेंट 3 तरीके का होता है, गुड्स का, सर्विसेज का एंड वर्क्स का। कोई आप गुड परचेज कर रहे हैं, कोई सामान परचेज कर रहे हैं, वो भी एक प्रोक्योरमेंट है। कोई आप कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए किसी को लगा रहे हैं, वो भी एक सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट है और एक वर्क्स का। सभी स्टेट गवर्नमेंट में जो भी प्रोक्योरमेंट होता है उसके लिए गवर्नमेंट ने आरटीपीपी एक्ट, राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट एक दिया है। वो किसी भी तरीके के प्रोक्योरमेंट को कवर करने का रूल है। उसमें कोई भी प्रोक्योरमेंट करने के लिए किन किन रूल्स को फॉलो करना है वो उसमें लिखा हुआ है। तो आरटीपीपी एक्ट, आरटीपीपी रूल से आप प्रोक्योरमेंट, जहां देखिए डिपार्टमेंटल प्रोसेस तो हो गया, टेक्निकल सैंक्शन जारी हो गई, पर अब हमें प्रोक्योरमेंट करना है, एक एजेंसी को डिप्लॉय करना है जो उस काम को करेगी। तो उसके लिए पहले हम एक बिड डॉक्यूमेंट बनाएंगे। क्या होगा कि हमें टेंडरिंग कैसे करना है, किन कंडीशंस पे हमें एजेंसी को फाइनलाइज करना है, वो चीज, सब चीज तो हमें डिसाइड करनी होगी ना। तो उसके लिए हमें बिड डॉक्यूमेंट बनाते हैं और बीओक्यू प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ कि बिड डॉक्यूमेंट क्या होता है और बीओक्यू कैसे प्रिपेयर किया जाता है। बिड डॉक्यूमेंट के बारे में आप देखें तो पीडब्ल्यूडी मैनुअल सेकंड के चैप्टर 30 में पेरा 30.6 पेज नंबर 113 पे बिड डॉक्यूमेंट के बारे में, बिड डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो सारा मेंशन किया हुआ है। बिड डॉक्यूमेंट यानी कि मैं आपको पहले ही जैसे बता चुका हूं, हमें टेंडरिंग प्रोसेस करना है, हमें किसी एजेंसी को उस काम के लिए डिप्लॉय करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम किसी भी एजेंसी को लगा देंगे और किस टर्म्स एंड कंडीशन से हम उससे काम कराएंगे। कोई भी एग्रीमेंट, यानी कोई भी हमारी डीलिंग होती है, मान लीजिए आप कोई छोटा सा भी काम कराते हैं, उसमें एक चीज होती है कि भाई तू ये तो काम करेगा और इतने पैसे लेगा, तो उसी चीज को एक लीगल शेप में देना। एग्रीमेंट इज बेसिकली ए लीगल वर्डिंग्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग एनी वर्क फ्रॉम द बोथ द पार्टीज, यानी कि ठीक है, तो दोनों पार्टी उस काम को करेगी। एक पार्टी तो हमारी गवर्नमेंट है जो उस काम को कराना चाहती है, और दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्टर है जो उस काम को करेगा। लेकिन वो किस सेट ऑफ रूल और किस कंडीशंस में उस काम को करेगा, वो चीज डिफाइन करने का काम एग्रीमेंट करता है। तो बिड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले एक इंडेक्स होनी चाहिए जो उसमें कंटेंट्स हो उसके बारे में बताए। उसके बाद एनआईटी लगनी चाहिए, जिसको नोटिस इन्वाइटिंग बिड, जिससे हम एनआईटी हम कॉल करते हैं। दूसरा, हम जो इस बिडिंग प्रोसेस में क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रखने वाले हैं और बिडिंग प्रोसेस क्या रहेगा, बिड कैसे कैसे होगी, बिडिंग में उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किस क्राइटेरिया पे हम बिडर को सेलेक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करेंगे, वो सारी चीज इंफॉर्मेशन बिड डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद एग्रीमेंट फॉर्म, एग्रीमेंट क्या है, सेट ऑफ कंडीशंस या सेट ऑफ रूल्स जिसके हिसाब से वो वर्क गवर्न होने वाला है। तो वो एग्रीमेंट क्या रहेगा, किन क्या 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 हमारी कंडीशंस है, जिन कंडीशंस को फॉलो करते हुए कॉन्ट्रैक्टर को काम करना है, वो भी उस बिड डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है। इसके अलावा कोई आपकी स्पेशल कंडीशन आपको वर्क में इनकॉर्पोरेट करनी है, वो स्पेशल कंडीशंस भी हमारी बिड डॉक्यूमेंट का पार्ट होती है और होनी चाहिए। इसके बाद ये तो हमारी पूरी टर्म्स आ गई। अब कितनी क्वांटिटीज में क्या क्या काम कराना है और उसकी हम क्या रेट से पेमेंट देने वाले हैं, हमारी बीएसआर रेट क्या है। तो जो बिलो बीओक्यू जो हम कहते हैं, बिलो क्वांटिटीज, यानी कि एक पूरा शेड्यूल होगा जिसमें कौन कौन से आइटम एग्जीक्यूट होने वाले हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में वर्क एग्जीक्यूट होगा और हमारी बीएसआर रेट्स क्या और हमारा क्या अमाउंट, उसमें हमारा क्या जजमेंट है, वो एक जो बीओक्यू होता है वो उसमें पार्ट होना चाहिए। इसके अलावा कोई ड्राइंग्स ऐसी हैं जो आप उस बिल्डर के साथ में शेयर करना चाहते हैं, बिल्डिंग का वर्क है, कोई स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, डिजाइन है जो आपने पहले से रेडी कर रखी है, जिसको फॉलो करते हैं उसको काम करना है। जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज का वर्क है जिसकी हमने डीपीआर बना रखी है, हमारे पास पूरी ड्राइंग्स रेडी हैं, तो उन ड्राइंग्स को भी हमें उस बिड डॉक्यूमेंट का पार्ट बनाना चाहिए ताकि उस बिल्डर को ये पता चल सके कि उसको क्या काम करना है। देखिए बिड डॉक्यूमेंट जितना ट्रांसपेरेंट और क्लियर होगा, बिडर को पहले से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि उसको क्या क्या काम करना है, उसको ये जब पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो वो उसी हिसाब से जज करके रेट कोड करेगा। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वर्क से रिलेटेड हम बिड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सके, हमें करनी चाहिए। फिर इसके अलावा कोई और स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क है आपका, जो आप वर्क की स्पेसिफिकेशन है, कोई मेजर कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन है जो आप उसमें उसको बताना चाहते हैं बिडर को,
वो भी आप उसमें ऐड कर लें। इसके अलावा बिड डॉक्यूमेंट में लेटर ऑफ नेगोशिएशन, जो हम उसके फाइनेंशियली ऑफर में नेगोशिएशन कॉल करते हैं, उसका जो नेगोशिएशन का लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो भी बिड डॉक्यूमेंट का पार्ट होना चाहिए। और टेंडर, उस जो भी लोवेस्ट बिडर का हम टेंडर एक्सेप्ट करेंगे, उसको जो हम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो जारी करते हैं, वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का जो फॉर्मेट है वो भी उसका बिड डॉक्यूमेंट का पार्ट होना चाहिए। बेसिकली बिड डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है तो उसमें ये सारी चीजें आपकी बिड डॉक्यूमेंट का पार्ट होती है, वो आपको उसमें रेडी करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट है वो है बीओक्यू। मैंने आपको कहा, पहले मैंने आपको बता दिया है बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी या जी शेड्यूल जिसको हम बोल सकते हैं। जी शेड्यूल या जो बीओक्यू है वो ये डिफाइन करता है कि इस वर्क में हम कौन कौन से आइटम कॉन्ट्रेक्टर से एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। देखिए मैंने आपको एक सामने फॉर्मेट दिखा रखा है जिसमें पहला कॉलम सीरियल नंबर है, उसके बाद पार्टिकुलर्स हैं, जो हमारी बीएसआर के आइटम थे वो सारे आइटम लिखे हुए हैं। कितनी क्वांटिटी में हम एग्जीक्यूट करेंगे वो क्वांटिटी है, जो हमने एस्टिमेट बनाया था ना उसी से क्वांटिटी आ रही है। जैसे मान लीजिए आपने एस्टिमेट में जो जो आइटम्स लिए थे और उनकी जो जो क्वांटिटीज थी वो इसमें आनी है, सारी आ रही है। तो उस आइटम को हम कितनी क्वांटिटी में एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, क्या उसका मोड ऑफ मेजरमेंट, उसकी यूनिट क्या रहेगी, और हमारी क्या बीएसआर रेट है, और उसका क्या अमाउंट आ रहा है। ऐसे इंडिविजुअल आइटम का हमारा अमाउंट आ रहा है और लास्ट में जाके टोटल समेशन हमारा आ जाएगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो भी हमारा समेशन है। अब इससे क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को सारी चीज जो भी पिक्चर है वो क्लियर हो गई कि कौन सी क्वांटिटी उसको कितनी एग्जीक्यूट करनी है, क्या उसका स्पेसिफिकेशन है। देखो बीएसआर के नॉमेनक्लेचर या उसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल तो लिखी होती है कि उसको कितना क्या क्या काम करना है, हमने कितनी क्वांटिटी में एग्जीक्यूट कराना है और उसकी हमारी क्या रेट है, वो हमने उसको क्लियर कर दिया। तो बिडर को बीओक्यू से पता चल जाता है कि क्या नेचर ऑफ वर्क है और क्या काम उसको करना है। अब देखिए फोरका एस्टिमेट बना, डिटेल एस्टिमेट बन गया, टेक्निकल सैंक्शन हो गई, बिड डॉक्यूमेंट हो गया और बीओक्यू प्रिपेयर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है टेंडरिंग प्रोसेस। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनआईटी लगाना। हम बीडर को इनवाइट करेंगे कि आप हमारा इस काम को करने के लिए, हमारे जो ये काम है इसको आप करने के लिए आए। उसके लिए हम एक एनआईटी पब्लिश करते हैं। पीडब्ल्यू मैनुअल सेकेंड के चैप्टर 30 में पैरा 30.7 है, वो एनआईटी के बारे में पूरा ब्रीफ किया हुआ है। जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ वर्क तो डिसाइड हो गया कि कितना कॉस्ट का हमें काम कराना है, तो उस कॉस्ट के हिसाब से उस वर्क को करने के लिए कितना टाइम देना है हमें कॉन्ट्रैक्टर को, ये उसी से डिसाइड होता है। तो जैसे मैं आपको एक जो भी लेटेस्ट हमारा जो भी चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसमें मैंने देखिए आप जो चीफ सर ने जो अप्रूव करके दिया हुआ है कि कितने अमाउंट का वर्क कॉस्ट है, क्या नेचर ऑफ वर्क है और कितना मन देना है। जैसे कि नेचर वर्क में देखिए मेंटेनेंस है, रिन्यूअल का काम है या मेंटेनेंस वर्क है, कोई नया काम है और कोई न्यू रोड का काम है, वाइडनिंग या स्ट्रेंथिंग करनी है, या फिर तीसरे कॉलम में आप देखेंगे तो कोई नया सीडी वर्क बनाना है। ठीक है, तो अगर 50 लाख रुपए तक का काम है कोई मेंटेनेंस का, तो उसके लिए 1 to 2 मंथ हमें टाइम पीरियड देना है। नया रोड का काम है 50 लाख रुपए तक का, तो उसके लिए 2 से 3 महीने का टाइम पीरियड देना है। और न्यू सीडी वर्क है जिसमें फाउंडेशन बनाने का भी काम है, तो उसके लिए 2 से 3 महीने देने हैं। इसी तरह देखें आप 50 लाख से 3 करोड़ तक के लिए क्या टाइम पीरियड देना है वो आगे लिखा हुआ है। 3 करोड़ से 5 करोड़ तक के लिए क्या है वो उसकी नेक्स्ट रो में दिया हुआ है। और 5 करोड़ से 15 करोड़ तक में क्या टाइम पीरियड देना है वो इसमें दिया हुआ है। फिर उसके आगे 15 करोड़ से 50 करोड़ तक के लिए क्या टाइम पीरियड देना है वो है। और लास्ट रो में 50 करोड़ से ज्यादा हमारी वर्क कॉस्टिंग है तो मेंटेनेंस या रिन्यूअल के वर्क में कितना टाइम देना है वो इस वाले कॉलम में है। देन उसके बाद न्यू रोड कंस्ट्रक्शन है 50 करोड़ से ऊपर का, तो उसके लिए 12 से 15 महीने देने हैं। और अगर कहीं ब्रिज का काम है और इसमें फाउंडेशन वर्क भी इन्वॉल्व है तो उसके लिए हमारे को 15 से 18 महीने देने हैं। तो इस टेबल से हमारा जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमें कितना टाइम पीरियड उसके लिए अलॉट करना है। ये रोड वर्क के लिए था। इसी तरीके से बिल्डिंग वर्क के लिए देखें तो बिल्डिंग में 2 तरह के काम है, एक मेंटेनेंस का वर्क है और एक न्यू कंस्ट्रक्शन या ओरिजिनल वर्क है। तो 10 लाख रुपए तक के काम में मेंटेनेंस का 10 लाख रुपए तक का काम है तो कितने टाइम पीरियड देना है, 1 से 2 महीने देने। और अगर न्यू कंस्ट्रक्शन है तो 3 से 4 महीने देने। बिल्डिंग में थोड़ा सा टाइम पीरियड ज्यादा लगता है, इसलिए बिल्डिंग का जो हमारा टाइम पीरियड का शेड्यूल है वो रोड वर्क से डिफरेंट है। इसी तरीके से फिर 10 लाख से 50 लाख तक की बिल्डिंग का काम है तो कितना टाइम देना है, 50 लाख से 2 करोड़ तक का है तो कितना टाइम देना है, 2 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 50 करोड़ और मोर देन 50 करोड़। तो इस तरीके से हम हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से हम टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं कि इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, और वो चीज हमें एनआईटी में शो करनी पड़ती है। जैसे वापस एनआईटी पे जाते हैं तो एनआईटी कुछ पैरामीटर्स जो मेन पैरामीटर्स हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। बिड प्रोसेस में भाग लेने से लिए
बीडर को कुछ फीस पे करनी होती है। उसमें से एक फीस होती है अर्नेस मनी। अर्नेस मनी क्या होती है कि बिडिंग प्रोसेस में जब किसी कॉन्ट्रैक्टर या बीडर ने कोई रेट कोट किया और मान लें वो लोवेस्ट बीडर आ जाता है और हमने उसको वर्क अवार्ड कर दिया, लेकिन वो काम को करने से या जो हमें एग्रीमेंट साइन करने से अगर मना कर दे, वो अपने जो उसने ऑफर दिया था, रेट जो ऑफर दिया था उसको विड्रॉ कर ले बीच में, या फिर वो किसी जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारे बीड की जो प्रोसेस है, जो हमारे बीड की जो इंटीग्रिटी है, जो भी हमारे सेट ऑफ रूल्स हैं, उसको कहीं वॉयलेट करता है, तो उस केस में उसकी जो अर्नेस्ट मनी होती है उसको डिपार्टमेंट फॉरफिट कर लेता है। ये एक तरह से सिक्योरिटी है। बिडिंग प्रोसेस तक कॉन्ट्रैक्टर का एटीट्यूड या जो उसका बिहेवियर है वो एज पर रूल रहे, इसके लिए जो सिक्योरिटी होती है वो अर्नेस्ट मनी होती है। ये जो हमारे डिपार्टमेंट से जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमारे डिपार्टमेंट अलग अलग क्लास में कॉन्ट्रैक्टर का उसकी कैपेसिटी हिसाब से रजिस्ट्रेशन करता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है उनके लिए 0.5% जो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका लिया जाता है, और जो हमारे डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड नहीं है उनसे 2% अर्नेस्ट मनी ली जाती है। इसके बाद में टेंडर फीस। हर टेंडर में आपको पार्टिसिपेशन करना है तो उसके लिए एक फीस पे करनी होती है, जो वर्क की कॉस्टिंग हिसाब से अलग अलग टेंडर फीस डिसाइड की हुई है, उस हिसाब से हम उसमें ये एनआईटी में हम डिटेल लिखते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ टेंडर फीस कितनी लगेगी। टेंडरिंग आजकल पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पे होता है। तो जो RISL है वो उस पूरे टेंडरिंग प्रोसेस को मेंटेन करती है, मैनेज करती है, उसको पूरा ऑपरेशनल देखते हैं। तो उनकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो टेंडर प्रोसेसिंग फीस भी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर के साथ में सबमिट करनी होती है। जो भी ये फीसेस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टर पे करता है। कितनी फीस पे करनी है ये सारा हमने उस एनआईटी में शो करना होता है। अब देखिए एनआईटी में हमारी कॉस्ट क्या, नेचर क्या, काम का नाम है वो आ गया, कितना टाइम पीरियड देना है वो आ गया, क्या अर्नेस्ट मनी रहेगी, क्या टेंडर फीस रहेगी, क्या टेंडर प्रोसेसिंग फीस रहेगी और क्या कंडीशंस रहेगी, ये सब एनआईटी में हमने लिख दिया। एनआईटी रेडी हो गई। अब एनआईटी को हमें पब्लिकली आउट करना है, हमें उन सभी बिडर्स तक उसको पहुंचाना है कि वो उसको पढ़े और ताकि उस बिडिंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर सके। तो एनआईटी को जो भी करंट टूल है, स्टेट गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बना रखी है SPPP, स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। सबसे पहले इस SPPP की वेबसाइट पे उस एनआईटी को पब्लिश किया जाता है और उससे NIB एंड UBN नंबर, NIB है नोटिस इनवाइटिंग बिड नंबर, जो एक एनआईटी का जो नंबर होता है वो वहां से जनरेट होता है। जैसे आप एनआईटी उसके ऊपर अपलोड करते हैं तो NIB नंबर जनरेट होता है, वो आपको एनआईटी में छापना होता है साथ में। और एक एनआईटी, जैसे मान लीजिए एक एनआईटी उसमें 5 वर्क हो सकते हैं, एक वर्क भी हो सकता है, एक वर्क के लिए एक एनआईटी लगाए या फिर मल्टीपल वर्क्स के लिए भी एक सिंगल एनआईटी कॉल की जा सकती है। तो एनआईटी का तो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, वो NIB नंबर हो गया। और यूबीएन नंबर है यूनिक बीड नंबर, जो 5 उस एनआईटी में अगर 5 काम है तो पांचों के लिए जो नंबर जनरेट होगा वो यूबीएन नंबर होगा। वो हर वर्क के आगे यूबीएन नंबर भी लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले एनआईटी बनाने के बाद SPPP पब्लिश करते हैं और NIB यूबीएन नंबर जनरेट करते हैं। इसके बाद एनआईटी को पब्लिश करने के लिए हम लोग न्यूज़पेपर में पब्लिश करानी है, तो हम लोग डायरेक्टली न्यूज़पेपर वालों को पब्लिश करने के लिए नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशनशिप, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो बना रखा है, हमें उसको एनआईटी को भेजना है और उसको लिखना है कि आप हमारी इस एनआईटी को पब्लिश कराएं। उन लोगों ने सभी जो भी न्यूज़पेपर एजेंसीज हैं उनको वहां पे फिक्स किया हुआ है, वो अपने हिसाब से किस अखबार में पब्लिश कराना है वो लोग डिसाइड करते हैं और हमें बिल के पेमेंट के लिए हमें बिल भिजवा देते हैं। इसलिए DIPR के थ्रू एनआईटी को अखबार में पब्लिश किया जाता है। इसके बाद एनआईटी के देखें हम लोग, जो मैंने आपको बताया था कि एनआईटी में क्या होता है कि आपको टेंडर सबमिशन के लिए उसको कुछ टाइम देना होगा बिडर को। जैसे आज आपने अपना टेंडर डॉक्यूमेंट सेल करने के लिए रखा और उसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है, तो उसके लिए बिड प्रोसेस है, बिड साइकिल है कि कब से बिड टेंडर सेल होना शुरू होगा और कब टेंडर लास्ट सबमिट होगा। तो उसके लिए भी RTPP रूल्स में बताया हुआ है कि कितने अमाउंट के काम के लिए कितने दिन हमें बिडिंग प्रोसेस के लिए देने हैं, और उसका जो पब्लिकेशन है वो किस लेवल के अखबार में होगा और कहाँ कहाँ होगा, वो RTPP रूल में बता रखा है, जो मैंने आपको नीचे यहाँ पे शो कर रखा है। अगर जस्ट सपोज करिए कि आपके वर्क की कॉस्टिंग 10 लाख रुपए तक है, तो आपको बिडिंग प्रोसेस 7 डेज का रखना है, यानी कि जिस दिन से आप डेट ऑफ सेल आपका बिड डॉक्यूमेंट टेंडर डॉक्यूमेंट सेल करना शुरू करेंगे उसके 7 दिन तक उसकी सेलिंग रखनी है और 7वें दिन उसका सबमिशन का लास्ट डेट रखना है। और ऐसे टेंडर जो एनआईटी आपकी है, एनआईटी पब्लिश होती है, वो आपको अपने और सबऑर्डिनेट ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे और एक रीजनल डेली न्यूज़पेपर पे पब्लिश कराना है। यानी कि ये आपको नहीं करना है, वो तो DIPR वाले करता है।
DIPR जो डिपार्टमेंट है वो करेगा, लेकिन हमें उनको लिख के भेजना होता है कि आप हमारी इस NIT को एक लीडिंग रीजनल डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दें। ये हमें उसमें मेंशन करना होता है, यानी कि ठीक है, वो यहाँ पे बता रखा है, उस रूल में सारी चीज दी हुई है। अगर यही वर्क हमारा 10 लाख से 2 करोड़ तक का हो तो उसमें हमें बिडिंग साइकिल, जो बिडिंग प्रोसेस है 10 दिन का रखना है। उसमें नोटिस बोर्ड में तो पब्लिश करना ही है, एक रीजनल न्यूज़पेपर में और एक हमें स्टेट लेवल न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, जिसकी डेली 50,000 कॉपी सर्कुलेट होती हो। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा काम हो गया, देखिए बड़ा काम हो गया तो उसको हम चाहते हैं कि बड़े लेवल पे वो चीज पब्लिश हो, ताकि ज्यादा उसमें हमें बिडर पार्टिसिपेशन मिल सके। अब इसके बाद हम देखें तो हमारा कोई ऐसा काम है जो 2 करोड़ से और 50 करोड़ तक का है, तो उसमें हमें बिडिंग साइकिल है वो 20 डेज का रखना है, और किस लेवल तक के न्यूज़पेपर में है वो तो पहले वाला जो था वो तो है ही है। एक इसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर, नेशनल लेवल का इंग्लिश न्यूज़पेपर और ऐड हो जाता है। और अगर कोई वर्क की कॉस्टिंग मोर देन 50 करोड़ है तो उसमें 30 डेज का बिडिंग साइकिल रखना है, और उसमें जिस लेवल के न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है वो मैंने आपको इस टेबल में शो कर रखा है। देखिए आप NIT बन गई, उसका पब्लिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद का क्या नेक्स्ट प्रोसीजर है, अब जो है एक चीज बिड प्रोसीजर में आपको बताता हूं कि जैसे आप एक चीज देखिए कि हमें किसी काम के लिए किसी एजेंसी को डिप्लॉय करना है, तो ये तो नहीं है कि हम किसी भी एजेंसी को हम उस काम में लगा देंगे। तो हमें ये चीज देखनी है कि हमने कुछ क्या है कि डिपार्टमेंट ने कुछ क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि किस काम के लिए हम, यानी हम ये भी तो एक देखेंगे ना कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका क्या एक्सपीरियंस है, वो उस काम को करने के लिए कैपेबल है कि नहीं। अगर हमें कोई 50 करोड़ काम कराना है तो क्या हम उसका कोई क्राइटेरिया नहीं रखेंगे क्या भाई कितना उसको हमसे उसको कितना इस काम को करने का एक्सपीरियंस है या नहीं। तो इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट में भी जो रूल चल रहा है, 3-4 तरीके की जो टोटल प्रोसीजर है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है, एक पोटेंशियली असेसमेंट मेथड है, एक पोस्ट क्वालिफिकेशन मेथड है, एक प्री क्वालिफिकेशन मेथड है। नॉर्मल प्रोसीजर का मतलब है कि जिसमें हम बिल्डर की कोई क्वालिफिकेशन को चेक नहीं करते, कोई भी बिडर हो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। वो उसके रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है कि वो A क्लास में है, AA क्लास में, जो उसकी बिडिंग की जो लिमिट है वो एक अलग बात है। बाकी हम उसके किसी वर्क एक्सपीरियंस को या उसके किसी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को नहीं देखते हैं। रोड वर्क है अगर 3 करोड़ रुपए तक का, तो उसमें हम उसके किसी क्राइटेरिया को जज नहीं करते हैं, डायरेक्ट वो उसमें हमें अपना फाइनेंशियली फिगर कोट करता है। इसी तरीके से बिल्डिंग या कोई अदर कंस्ट्रक्शन वर्क है अगर 2 करोड़ रुपए तक का, 2 करोड़ तक के काम में हम उसके कोई क्राइटेरिया को डिसाइड या उसको जज नहीं करते हैं। इसके बाद देखें जो नॉर्मल प्रोसीजर के बाद में आता है, नॉर्मल प्रोसीजर है कि बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें बिडर सिर्फ अपना फाइनेंशियली ऑफर कोड करेगा, उसकी किसी कंपिटेंसीज को हम जज नहीं करेंगे। उसके बाद है पोटेंशियली असेसमेंट मेथड। रोड के ऐसे वर्क जिनकी कॉस्टिंग 3 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए है, 3 से 10 करोड़ रुपए तक के काम में हम पोटेंशियली असेसमेंट मेथड काम में लेते हैं, और बिल्डिंग के जो 2 करोड़ से 10 करोड़ तक के काम है उसमें भी हम पोटेंशियल असेसमेंट मेथड काम में लेते हैं। पोटेंशियल असेसमेंट के बाद है पोस्ट क्वालिफिकेशन। 10 करोड़ से 100 करोड़ तक के जो रोड के काम है उसमें हम पोस्ट क्वालिफिकेशन मेथड काम में लेते हैं, और जो बिल्डिंग के 10 करोड़ से 50 करोड़ तक के काम है उसमें भी यही मेथड काम में लिया जाता है। पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद में प्री क्वालिफिकेशन है। अगर रोड वर्क 100 करोड़ से ऊपर का है तो प्री क्वालिफिकेशन, और बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क अगर 50 करोड़ से ऊपर है तो उसमें प्री क्वालिफिकेशन मेथड काम में लिया जाता है। आप इसमें एक ये चीज देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा ये जो प्रोसेस है वो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर की जो एलिजिबिलिटी है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसको जज करने के क्राइटेरिया बढ़ता जाता है। इन प्रोसीजर में क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये तो अमाउंट की जो लिमिट्स वो मैंने आपको बता, अभी मैंने आपको बताया कि कितनी कॉस्टिंग में कौन सा प्रोसीजर काम में लेंगे। अब उस प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। PWD मैनुअल वॉल्यूम सेकंड में चैप्टर 30 में जो पैरा 30.7.6 है उसमें इन प्रोसीजर्स के बारे में बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बता दिया, नो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जिसमें हमें बिडर का कोई एलिजिबिलिटी कोई क्वालिफिकेशन जज नहीं करना है, डायरेक्ट वो अपना फाइनेंशियल ऑफर देगा। पोटेंशियल असेसमेंट मेथड, पोटेंशियल असेसमेंट मेथड जो लिमिट थी मैंने आपको पिछले बता दी है। उस काम में हम ये देखेंगे कि जो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी 33% अमाउंट का काम उस कॉन्ट्रैक्टर ने पहले से किया हुआ होना चाहिए। जैसे कि कोई 9 करोड़ का आपका वर्क है, रोड वर्क है, जिसमें पोटेंशियल असेसमेंट की लिमिट में आ रहा है, तो आपका प्रोजेक्ट 9 करोड़ का है तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने उससे पहले कम से कम 3 करोड़ रुपए का काम पहले से किया हुआ होना चाहिए, सक्सेसफुली कंप्लीट किया हुआ, वही कॉन्ट्रैक्टर इसमें हमारे टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकेगा। 33% कॉस्ट। इसमें एक चीज और है कि वो कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम पिछले 5 सालों में किया हो। अब
आज की जो करंट प्राइस वैल्यू है वो पिछले 3 साल में तो प्राइस कम था, अब तो हर चीज का प्राइस पर ईयर प्राइस इन्फ्लेशन होते बढ़ता जाता है। तो हमारे इसमें जितना उसका पुराना काम है 3 साल 2 साल 4 साल उसको पर ईयर इंक्रीज करने का हमारे इसमें फॉर्मूला है, उसको हम पर उस प्राइस वैल्यू को करंट प्राइस ईयर में हम उसको हम अपडेट कर देते हैं, लेकिन वो वर्क पिछले 5 सालों में किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा बीओक्यू था, जो हमने बिल ऑफ क्वांटिटी बनाया था, उसमें जो हमारे मेजर आइटम, जैसे मान लीजिए उसमें हमारा कोई जीएसबी का आइटम था जिसमें 1000 क्यूबिक मीटर हमें एग्जीक्यूट उससे इस काम में करवाना है, वो हमने एस्टिमेट बनाया, उससे हमें पता चल गया। तो इसमें एक और क्राइटेरिया है कि कम से कम उस क्वांटिटी का 33% क्वांटिटी उसने पहले किसी काम में एग्जीक्यूट कर रखी हो। जैसे 1000 क्यूबिक मीटर हमारे बीओक्यू की क्वांटिटी है, तो उसने 333 क्यूबिक मीटर पहले किसी वर्क में एग्जीक्यूट कर रखा हो, और वो भी किसी एक ही फाइनेंशियल ईयर में, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में उसने उसकी 33% क्वांटिटी एग्जीक्यूट करी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक काम है जो 18 महीने का काम था मान लो, उसमें उसने 2 फाइनेंशियल ईयर आ रहे हो, लेकिन उस 33% क्वांटिटी जो हमारी चाहिए हमारे, वो उसने एक ही फाइनेंशियल ईयर में एग्जीक्यूट करी हुई ये चाहिए। तो टोटल इसमें क्या है कि जो हमने बीओक्यू बनाया था, जो हमने एस्टिमेट बनाया था, उसमें जो मेजर हमारे 2 आइटम, इसमें मिनिमम 2 आइटम हमें ऐसे चूज करने और मैक्सिमम 4 आइटम हमें चूज करने हैं। तो जो हमारे बीओक्यू में जो मैक्सिमम हमारा वर्क को कवर कर रहे हो, जो हमारे लार्जर कॉस्ट को कवर कर रहे हो, वो हमें मिनिमम 2 आइटम या 4 आइटम ऐसे लेने चाहिए जिससे हमारे को उसका क्वालिफिकेशन उसकी जज कर सके। इसके अलावा जो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसका पिछले 5 सालों में उस फर्म का टर्नओवर उसकी कॉस्ट का 33% रहा हो। ये 3 मेजर क्राइटेरिया है जिससे हम कॉन्ट्रैक्टर का असेसमेंट करते हैं। और जो इन 3 क्राइटेरिया में पास होगा, उसमें हम क्या, बिडिंग प्रोसेस में क्या रहता है कि जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसमें तो हम डायरेक्ट ये चेक करते हैं कि उसने फीस वगैरह जो थी वो सही जमा कराई है, नहीं कराई, फीस वगैरह प्रॉपर जमा कराई है, सब फीसेस प्रॉपर दी है, तो उसका डायरेक्ट हम फाइनेंशियली ऑफर खोल लेते हैं। लेकिन जहां पे हमें ये पोटेंशियल असेसमेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन या प्री क्वालिफिकेशन आता है, वहां पे पहले हम ये चेक करते हैं कि फीसेस प्रॉपर दी है, उसके बाद हम उसका पहले टेक्निकल बिड खोलते हैं। वहां 2 बिड सिस्टम है, यानी कि जहां पे पोटेंशियल असेसमेंट आएगा वहां पे 2 बिड सिस्टम चलेगा, जिसमें टेक्निकल बिड पहले खोला जाएगा। टेक्निकल बिड खोल के वो जो उसने अपने एक्सपीरियंस के जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसको हम एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे जो क्राइटेरिया था उसको पास कर रहा है नहीं कर रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे उस टेक्निकल क्राइटेरिया को पास करेगा उसको हम टेक्निकल इवोल्यूशन में रेस्पॉन्सिव या उसको पास करेंगे, और जो फेल हो जाएगा उसको हम उसमें आउट कर देंगे बिडिंग प्रोसेस से। और जो बिडर हमारा टेक्निकल प्रोसेस में या टेक्निकल इवोल्यूशन में जो हमारा पास होगा, उसी कॉन्ट्रैक्टर का हम फाइनेंशियल ऑफर आगे जाके खोलेंगे। ठीक है, ये सिंगल बिड और 2 बिड सिस्टम होता है। नॉर्मल प्रोसीजर में सिंगल बिड सिस्टम होता है और आगे वाले सभी मेथड्स में 2 बिड सिस्टम होता है। पोटेंशियल असेसमेंट के बाद हमारा पोस्ट क्वालिफिकेशन। पोस्ट क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया था, रोड वर्क में 10 करोड़ से 100 करोड़ तक का काम है, तो उसमें ये पोस्ट क्वालिफिकेशन मेथड काम में लिया जाता है। इसमें देखिए चीजें वही हैं, 50% अमाउंट का सिमिलर नेचर ऑफ वर्क किया हो, जैसे पहले 33 था उसको 50% कर दिया है, और जो क्वांटिटीज एग्जीक्यूट करने का एक्सपीरियंस है वो 50% है। इसमें जो हमारी बीओक्यू की जो मेजर 2 या 4 आइटम है, उस क्वांटिटी का 50% क्वांटिटी उसने अपने किसी प्रीवियस वर्क में किसी एक फाइनेंशियल ईयर में एग्जीक्यूट करी हो, और जो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 60% अमाउंट उसका टर्नओवर उसका किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में रहा हो। पिछले सारे कॉस्ट फिगर्स को हम करंट प्राइस में लाने के लिए अपडेट फैक्टर से उसको अपडेट करते हैं। मैंने आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी। इसके बाद जो है कि हमारा प्री क्वालिफिकेशन, जो रोड वर्क में हम 100 करोड़ से बड़े कामों में लेते हैं। प्री क्वालिफिकेशन में हम पहले से ही कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं जो कंपिटेंट लेवल से अप्रूव होते हैं पहले, और उन क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग बिडिंग प्रोसेस करते हैं, जो थोड़ा सा एक टीडियस प्रोसेस है, उसके बारे में भी आपको मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। पर प्री क्वालिफिकेशन में आप ये मान लीजिए कि हमारे पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है, पहले हम एक ओपन बिड इनवाइट करते हैं, बिडर्स के क्वालिफिकेशन को जज करते हैं, और उस क्वालिफिकेशन हिसाब से फिर हम वापस टेंडर लगा के उनका सिलेक्शन करते हैं, वो प्री क्वालिफिकेशन होता है। इसके बाद आप देखेंगे टेंडर प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग। हमने एनआईटी बना ली, बिड डॉक्यूमेंट सब बना लिया, और हमने ये भी देख लिया कि हमें बिडर को सिलेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखना था। हमने हमारी कॉस्ट के हिसाब से जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया वो सब देख लिया कि भाई कितने कितने क्राइटेरिया से कैसे हम बिडर को सेलेक्ट करेंगे, वो सब कर लिया। अब इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट को, जो मैंने आपको पहले बताया था बिड डॉक्यूमेंट, उसको हमें जो हमारा प्रोक्योरमेंट पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड करना है, यानी eproc.rajasthan.gov.in पे अभी हम करंटली हमारा ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, उस पे डिजिटल सिग्नेचर की यूज करके हमें उसके ऊपर अपलोड करना होता है। फिर जब टेक्निकल डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हमने, बिड डॉक्यूमेंट हमने पूरा उसमें अपलोड कर दिया, फिर हमारा बिडिंग प्रोसेस हो गया। जैसे हमने लिखा था कि
28 तारीख से सुबह 10 बजे से हमारा बिड ऑनलाइन जो है सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो 7 दिन तक सेलिंग रहेगी। उसके 6 बजे तक उसका सबमिशन रहेगा। जैसे ही वो टाइम पीरियड होगा हम एनआईटी में ये भी शो करते हैं कि उसका बिड कब खोला जाएगा। तो उस डेफिनेट टाइम पे हम उसकी बिड को ऑनलाइन ओपन करेंगे। अगर वो सिंगल बिड सिस्टम है तो डायरेक्ट हम उसका फाइनेंशियल ऑफर खोल देंगे, और अगर 2 बिड सिस्टम है तो हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसका हम टेक्निकल बिड खोलेंगे, और टेक्निकल बिड खोलने के बाद हम उसका बिड इवोल्यूशन करेंगे। बिड इवोल्यूशन में वही जो हमने क्राइटेरिया सेट किए थे, उन क्राइटेरियाज पे वो पास हो रहा है या फेल हो रहा है, क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, वो हम उसका बिड इवोल्यूशन करते हैं। बिड इवोल्यूशन करने के बाद हम उसका फिर फाइनेंशियल ऑफर खोल देते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ऑफर खोलने के बाद हम उसके टेंडर को अप्रूवल के लिए भेजते हैं। टेंडर अप्रूवल की अलग अलग कंपिटेंस दी हुई है, कितने अमाउंट का टेंडर कौन सा ऑफिसर किस लेवल का ऑफिसर अप्रूव करेगा। अगेन क्योंकि ये पावर की बात है तो शेड्यूल ऑफ पावर मैंने आपको पहले बताया था, PWF&AR के अपेंडिक्स 8 में शेड्यूल ऑफ पावर दी गई है। टेंडर ओपन होने के बाद जो टेंडर आएगा, जो हमारा लोवेस्ट टेंडर होगा, उसको हम अप्रूवल के लिए भेजेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारी क्या कॉस्ट थी। जैसे मान लीजिए आपकी कॉस्ट 10 करोड़ थी उस प्रोजेक्ट की, बिडर ने क्या रेट कोट की है, उसने अबो में कराए बिलो में कराए, जो भी हमारा टेंडरिंग का टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से वो रेट कोड करता है। उसने परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज भरा होगा कि 2% अबो, 5% अबो या बिलो, जो भी उसने भरा है। जो हमारा लीस्ट फाइनेंशियल फिगर होगा, जो सक्सेसफुल बिडर हमारा लीस्ट फाइनेंशियल ऑफर देगा, उसको हम सक्सेसफुल बिडर मानेंगे और उसका जो टेंडर अप्रूवल के भेजेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो पावर मैंने दिखा रखी है, 75 लाख रुपीज तक का टेंडर वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अप्रूव कर सकता है। एक चीज इसमें आप देखिए कि आपने टेंडर 80 लाख रुपीज का लगाया, 80 लाख का टेंडर लग गया और टेंडर 20% बिलो आया मान लीजिए, तो वो कितना हो गया, 64 लाख का हो गया। तो 64 पहले तो वो टेंडर 80 लाख हमारी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, लेकिन वो उसके रेट को कोट करने की वजह से वो 75 लाख से नीचे हो गया। यानी जो फाइनल जो कोटेड प्राइस है वो अगर 75 लाख है, 75 लाख तक है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अप्रूव करेगा। अगर वो चीज 3 करोड़ तक है तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अप्रूव करेंगे। अगर वो 7.5 करोड़ तक है तो एडिशनल चीफ इंजीनियर अप्रूव करेंगे। 15 करोड़ तक है तो चीफ इंजीनियर अप्रूव करेंगे। और अगर उसकी कॉस्ट मोर देन 15 करोड़ है तो इंपावर बोर्ड या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या टेंडर अप्रूवल कमेटी, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर जो हैं उनके लेवल पे जो कमेटी होती है, वो उस टेंडर को अप्रूव करेगी। इस तरीके से टेंडर को अप्रूव करने की पूरी पावर्स हैं। किस अमाउंट को कौन सा ऑफिसर अप्रूव करेगा वो मैंने इस टेबल में आपको क्लियर कर दिया है। अब आप देखें तो शुरू से आज मैं अपने कंटेंट्स में देखूं तो फोरकास्ट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेशन बनाना, टेक्निकल सैंक्शन, बिड डॉक्यूमेंट हो गया, टेंडरिंग प्रोसेस हो गया, और टेंडर अप्रूवल के लिए हमने भेज दिया और टेंडर अप्रूव हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट एंड अवार्ड ऑफ वर्क। ये टेंडर अप्रूव हो गया आता है, सबसे पहले हम उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजते हैं। जैसे हमारे पास कंपिटेंट लेवल से टेंडर अप्रूव हो गया तो हम ये उस कॉन्ट्रैक्टर को कन्वे करते हैं कि आपने जो हमें प्राइस फिगर दिया था वो अप्रूव हो गया है। उसको हम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू कर देते हैं और उसमें ये मेंशन कर देते हैं कि आपने जो कंपिटेंट लेवल से हमारा वो ऑफर आपका जो था वो एक्सेप्ट हो गया है। उसमें हम एलओ में ये भी मेंशन करते हैं, हमारे अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा कराने का था, एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा कराने का, जो भी हमने उसमें प्रोविजन लिखे थे उसमें हम एलओ में उसको क्लियर कर देते हैं कि भाई आपको ये टेंडर आपका अप्रूव कर दिया गया है, अब आप इस ऑफिस में आए और अपनी जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, वो आप इसमें जमा कराएं। एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को लेके अभी नया जो रूल आया हुआ है उसके हिसाब से अगर कोई टेंडर में कॉन्ट्रैक्टर 15% से ज्यादा रेट बिलो कोट करता है तो उस केस में उसको एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो भी हमारा फॉर्मूला है उसे निकाल के जमा करानी होती है। 15% से कम बिलो होने पर उसको किसी तरह की कोई एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा नहीं करानी होती है। तो एलओए हमें जो भी उसको सबमिट करना है वो हम मेंशन कर देते हैं, और एग्रीमेंट साइन करने के लिए स्टाम्प की जरूरत होती है। कितना एग्रीमेंट कितने अमाउंट का है, कौन सा एग्रीमेंट कितने अमाउंट का है, उसके हिसाब से उसके स्टाम्प की वैल्यू डिसाइडेड है। कॉन्ट्रैक्टर वो स्टाम्प लेके आता है और हम फिर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था, जो भी हमारी एग्रीमेंट की कंडीशंस थी, वर्क करने के लिए हमने जो भी सेट ऑफ कंडीशंस रूल्स बनाए थे, जो भी टर्म्स कंडीशन थी, उन सब का प्रिंट निकाला जाता है जो हमने ऑनलाइन अपलोड किया था। उस पे कॉन्ट्रैक्टर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एग्रीमेंट साइन करते हैं। एग्रीमेंट साइन होने के बाद वर्क ऑर्डर इशू किया जाता है। वर्क ऑर्डर में हम कितने अमाउंट का वर्क है, कब वो काम शुरू होगा और कब काम खत्म होगा, जो हमने एनआईटी में टाइम पीरियड दिया था, जैसे कि हमने 10 महीने का टाइम पीरियड डिसाइड दिया था, तो हम वर्क ऑर्डर में लिख देते हैं कि इस तारीख से काम, स्टिपुलेटेड डेट है वो यहाँ से शुरू होगा और इतने दिनों में काम पूरा होगा।
वर्क ऑर्डर में और भी कोई इंस्ट्रक्शन होते हैं तो हम उसे मेंशन कर देते हैं। वर्क ऑर्डर के बाद में जो शेड्यूल डेट होती है उस दिन से कॉन्ट्रैक्टर वर्क कमेंस कर देता है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको फोरकास्ट एस्टिमेट बनाने से लेकर वर्क के शुरू होने तक जो हम ऑफिशियली जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो मैंने आपको पूरा क्लियर किया है। इसके जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको जो लेके आने वाला हूं उसमें मैं आपको एक रोड का एस्टिमेट बनाने का जो एग्जांपल है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि एक रोड का एस्टिमेट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि रोड का एस्टिमेट कैसे बनाया जाता है, उसके जो जो हम चीजें सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं, कैसे उसको हम मल्टीप्लाई करके बीएसआर यूज करके हम लोग एस्टिमेट फ्रेम करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।